विक्रमादित्य का तेगा का भाग 1 पहले मैं सुना चुकी हूँ। आज उसका दूसरा भाग लेके आई हूँ। वृंदा ने मीरा का एक गीत गाया। वृंदा ने यह गीत बड़े ही मोहक ढंग से गाया। उसके मीठे सुरों में मीरा का अंदाज पैदा हो गया था। प्रकट रूप से वह शराबी सिपाहियों के सामने बैठी गा रही थी, मगर कल्पना की दुनिया में वह मुरली वाले श्याम के सामने हाथ बांधे खड़ी उससे प्रार्थना कर रही थी। जरा देर के लिए उस शोर से भरे हुए महल में निस्तब्धता छा गई। इंसान के दिल में बैठे हुए हैवान पर भी प्रेम की यह तड़पा देने वाली पुकार अपना जादू चला गई। मीठा गाना मस्त हाथी को भी बस में कर लेता है। पूरे घंटे भर तक वृंदा ने सिपाहियों को मूर्तिवत रखा। सहसा घड़ियाल में 5 बजाए। सिपाही और सरदार सब चौंक पड़े। सबका नशा हिरन हो गया। 40 कोस की मंजिल तय करनी है। फुर्ती के साथ रवानगी की तैयारियां होने लगी। खेमे उखड़ने लगे। सवारों ने घोड़ों को दाना खिलाना शुरू किया। एक भगदड़ सी मच गई। उधर सूरज निकला, इधर फौज के कूच का डंका बजा दिया। शाम को जिस मैदान का एक एक कोना आबाद था, सुबह को वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ टूटे फूटे उखड़े चूल्हे की राख और खेमों की कीलों के निशान उस शान और शौकत की यादगार में रूप में रह गए थे। वह खेमे से बाहर निकल आई। कोई बाधक न हुआ, मगर उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं कोई आकर फिर न पकड़ ले। जब वह पेड़ों के झुरमुट से बाहर पहुंची तो उसकी जान में जान आई। बड़ा सुहाना मौसम था। ठंडी ठंडी मस्त हवा पेड़ों के पत्ते पर धीमे धीमे चल रही थी और पूरब के क्षितिज में सूर्य भगवान की अगवानी के लिए लाल मखमल का फर्श बिछाया था। वृंदा ने आगे कदम बढ़ाना चाहा, मगर उसके पांव न उठे। प्रेम सिंह की यह बात कि सिपाहियों के साथ हो जाती हो तो फिर इस घर में पैर न रखना उसे याद आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और जमीन पर बैठ गई। दुनिया में अब उसके लिए कोई ठिकाना नहीं था। उस अनाथ चिड़िया की हालत कैसी दर्दनाक है, जो दिल में उड़ने की चाह लिए हुए बहेलियों की कैद से निकल आती है, मगर आज़ाद होने पर उसे मालूम होता है कि वह निष्ठुर बहेलियों ने उसके पैरों को काट दिया है। वह पेड़ों की सायेदार डालियों की तरफ बार बार हसरत की निगाहों से देखती है, मगर उड़ नहीं सकती और एक बेबसी के आलम में सोचने लगती है कि काश बहेलिया मुझे फिर पिंजरे में कैद कर लेता। वृंदा की हालत एक वक्त ऐसी ही दर्दनाक थी। वृंदा कुछ देर तक इस ख्याल में डूबी रही। फिर वह उठी और धीरे धीरे प्रेम सिंह के दरवाजे पर आई। दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर वह अंदर कदम न रख सकी। उसने दरो दीवार को हसरत भरी निगाहों से देखा और फिर जंगल की तरफ चली गई। शहर लाहौर के एक शानदार हिस्से में ठीक सड़क के किनारे एक अच्छा सा साफ सुथरा 3 मंजिले मकान है। हरी भरी फूलों वाली माधवी लताएं उसकी दीवारों और मेहराबों को खूब सजा दिया था। इसी मकान में एक अमीराना ठाट बाट से सजे हुए कमरों में फैली वृंदा एक मखमली कालीन पर बैठी हुई अपनी सुंदर रंगों और मीठी आवाज़ वाली मैना को पढ़ा रही है। कमरे की दीवारों पर हल्के हरे रंग की कलई है। खुशनुमा दीवार गिरियाँ खूबसूरत तस्वीरें उचित स्थानों पर शोभा दे रही हैं। संदल और खस की प्राणवर्धक सुगंध कमरे के अंदर फैली हुई है। एक बूढ़ी बैठी हुई पंखा झल रही है, मगर इस ऐश्वर्य और सब सामग्रियों के होते हुए वृंदा का चेहरा उदास है। उसका चेहरा अब और भी पीला नजर आता है। मौलश्री का फूल मुरझा गया है। वृंदा अब लाहौर की मशहूर गाने वालियों में से एक है। उसे इस शहर में 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुए, मगर इतने ही दिनों में उसने बहुत
बड़ी शोहरत हासिल कर ली है। यहाँ उनका नाम श्यामा मशहूर है। इतने बड़े शहर में जिससे श्यामा बाई का पता पूछो वह यकीनन बता देगा। श्यामा की आवाज़ और अंदाज में कोई मोहिनी है जिसने शहर में हर को अपना प्रेमी बना रखा है। लाहौर में बाक माल गाने वालियों की कमी नहीं है। लाहौर उस जमाने में हर कला का केंद्र था, मगर कोयले और बुलबुलें बहुत थी। श्यामा सिर्फ एक थी। वह ध्रुपद ज़्यादा गाती थी, इसलिए लोग उसे ध्रुपदी कहते थे। लाहौर में मियाँ तानसेन के ख़ानदान के कई ऊंचे कलाकार हैं जो राग और रागनियों में बातें करते हैं। वह श्यामा का गाना पसंद नहीं करते। वह कहते हैं कि श्यामा का गाना अक्सर गलत होता है। उसे राग और रागिनियों का ज्ञान नहीं, मगर उनकी इस आलोचना का किसी पर कुछ असर नहीं होता। श्यामा गलत गाए या सही, वह जो कुछ गाती है उसे सुनकर लोग मस्त हो जाते हैं। उसका भेद यह है कि श्यामा हमेशा दिल से गाती है और जिन भावों को वह प्रकट करती है उन्हें खुद भी अनुभव करती है। वह कठपुतलियों की तरह तुली हुई अदाओं की नकल नहीं करती। अब उसके बगैर महफिलें सुनी रहती है। हर महफिल में उसका मौजूद होना लाजमी हो गया है। वह चाहे श्लोक ही गाए, मगर बगैर संगीत प्रेमों का जी नहीं भरता। तलवार की बाढ़ की तरह वह महफिलों की जान है। उसने साधारण जनों के हृदय में यहाँ तक घर कर लिया है कि जब अपनी पालकी पर हवा खाने निकलती तो उस पर चारों तरफ से फूलों की बौछार होने लगती। महाराज रणजीत सिंह को काबुल से लौटे हुए 3 महीने गुजर गए, मगर अभी तक विजय की खुशी में कोई जलसा नहीं हुआ। वापसी के बाद कई दिन तक तो महाराज किसी कारण से उदास थे। उसके बाद उनके स्वभाव में एकाएक एक बड़ा परिवर्तन आया। उन्हें काबुल की विजय की चर्चा से घृणा सी हो गई। जो कोई उन्हें इस जीत की बधाई देने जाता उसकी तरफ से मुंह फेर लेते थे। वह आत्मिक उल्लास जो मौजा महानगर तक उनके चेहरे से झलकता था, अब वहाँ नहीं था। काबुल को जीतना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू थी। वह मोर्चा जो 1000 साल तक हिंदू राजाओं की कल्पना से बाहर था, उनके हाथों सर हुआ। जिस मुल्क ने हिंदुस्तान को 1000 बरस तक अपने माथत रखा, वहाँ हिंदू कौम का झंडा रणजीत सिंह ने उड़ाया। गजनी और काबुल की पहाड़ियों इंसानी खून से लाल हो गई, मगर रणजीत सिंह खुश नहीं हैं। उनके स्वभाव की काया पलट का भेद किसी की समझ में नहीं आता। अगर कुछ समझती है तो वृंदा समझती है। 3 महीने तक महाराज की यही कैफियत रही। इसके बाद उनका मिजाज अपने असली रंग पर आने लगा। दरबार की भलाई चाहने वाले इस मौके के इंतजार में थे। एक रोज उन्होंने महाराज से एक शानदार जलसा करने की प्रार्थना की। पहले तो वह बहुत क्रुद्ध हुए, मगर आखिरकार मिजाज समझाने वालों की घाते अपना काम कर गई। जलसे की तैयारियां बड़े पैमाने पर की जाने लगी। शाही नृत्यशाला की सजावट होने लगी। पटना, बनारस, लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली और पूना की नामी औरतों को संदेश भेजे गए। वृंदा को भी निमंत्रण मिला। आज एक मुद्दत के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी। जलसे की तारीख निश्चित हो गई। लाहौर की सड़कों पर रंग बिरंगी झंडियां लहराने लगी। चारों तरफ से नवाब और राजे बड़ी शान से सज सज कर आने लगे। होशियार फर्राशों ने नृत्यशाला को इतने सुंदर ढंग से सजाया था कि उसे देखकर लगता था कि विलास का विश्राम स्थल है। शाम के वक्त शाही दरबार जमा। महाराजा साहब सुनहरे राज सिंहासन पर शोभायान हुए। नवाब और राजे, अमीर और रईस हाथी घोड़ों पर सवार अपनी सज धज दिखते हुए एक जुलूस बनाकर महाराज की कदम बोशी को चले। सड़क पर दोनों तरफ तमाशियों का रट लगा था। खुशी का रंगों से भी कोई गहरा संबंध है।
जिधर आँख उठती थी रंग ही रंग दिखाई देते थे। ऐसा मालूम होता था कि कोई उमड़ी हुई नदी रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से बहती चली आती है। अपनी खुशी के जोश में कभी कभी लोग अभद्रता भी कर बैठते थे। एक पंडित जी मिजई पहने सर पर गोल टोपी रखे तमाशा देखने में लगे थे। इसी मनचले ने उनकी तोंद पर एक चमगादड़ चिपटा दी। पंडित जी बेतहाशा तोंद मटकाते हुए भागे। बड़ा कहकहा पड़ा। एक और मौलवी साहब नीचे अचकन पहने हुए दुकान पर खड़े थे। दुकानदार ने कहा, मौलवी साहब, आपको खड़े खड़े तकलीफ होती है, यह कुर्सी रखी है, बैठ जाइए। मौलवी साहब बहुत खुश हुए। सोचने लगे कि शायद मेरे रूप रंग से रौब झलक रहा है, वरना दुकानदार कुर्सी क्या देता। दुकानदार आदमियों के बड़े पारखी होते हैं। हजारों आदमी खड़े हैं मगर उसने किसी से बैठने की प्रार्थना नहीं की। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठे, मगर बैठते ही पीछे की तरफ लुढ़के और नीचे बहती हुई नाली में गिर पड़े। सारे कपड़े लथपथ हो गए। दुकानदार को हजारों खरी खोटी सुनाई। बड़ा कहकहा पड़ा। कुर्सी 3 ही टांग की थी। एक जगह कोई अफीमचीत साहब तमाशा देखने आए हुए थे। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, छिद्रे छिद्रे सल के बाल और दाढ़ी के बाल मेहंदी से रंगे हुए थे। आंखों में सुरमा भी था। आप बड़े गौर से ये शेर करने में लगे थे। इतने में एक हलवाई सर पर खोमचा रखे हुए आया और बोला, खां साहब, जुमेरात की गुलाब वाली रेवड़ियाँ हैं, आज पैसे की आध पाव लगा दी, खा लीजिए वरना पछताएंगे। अफीमची साहब ने जेब में हाथ डाला मगर पैसे नहीं थे। हाथ मल कर रह गए। मुंह में पानी भर आया। गुलाब वाली रेवड़ियाँ पैसे में आध पाव, न हुए पैसे, नहीं तो सेरो तुला लेता। हलवाई ताड़ गया। बोला, आप पैसे की कुछ फिक्र न करें, पैसे फिर मिल जाएंगे। आप कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़े ही हैं। अफीमची साहब की बाँछें खिल गई, रूह फड़क उठी। आपने पाव भर रेवड़ियाँ ली और जी में कहा, अब पैसा देने वाले पर लानत है, घर से निकलूँगा ही नहीं तो पैसे क्या लोगे। अपने रुमाल में रेवड़ियाँ ली। आशिक के दिल में सब्र कहाँ, मगर ज्यों ही पहली रेवड़ी जबान पर रखी कि तिलमिला गए। पागल कुत्ते की तरह पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। आँख और नाक से पानी बहने लगा। आधा मुँह खोलकर ठंडी हवा से जबान की जलन बुझाने लगे। जब होश ठीक हुए तो हलवाई को हजारों गालियाँ सुनाई। इस पर लोग खूब हंसे। खुशी के मौके पर ऐसी शरारतें अक्सर हुआ करती है और इन्हें लोग खूब माफ़ी के काबिल समझते हैं, क्योंकि वह खौलती हुई हांडी के उबाल हैं। रात के 9 बजे संगीतशाला से जमघट हुआ। सारा महल नीचे से ऊपर तक रंग बिरंगी हांडियों और फांसुओं से जगमगा रहा था। अंदर झाड़ों की बहार थी। बाकमाल कारीगर ने रंगशाला के बीचों बीच अधर में लटका हुआ एक फव्वारा लगाया था, जिसके सुराखों से खस और केवड़ा, गुलाब और संदल का अरक हल्की फुहारों में बरस रहा था। महफिल में अंबर की बौछार करने वाली तरावट फैली हुई है। खुशी अपनी सखियों सहेलियों के साथ खुशियाँ मना रही है। 10 बजे महाराजा रंजी सी तशरीफ लाए। उनके बदन पर तंजेब की एक सफ़ेद अचकन थी और तिरछी पगड़ी बंधी हुई थी। जिस तरह सूरज क्षितिज की रंगीनियों से पाक रहकर अपनी पूरी रोशनी दिखा सकता है, उसी तरह हीरे और जवाहरात रणजीत सिंह का प्रताप पूरी तेजी के साथ चमक रहा था। चंद्र नामी शायरों ने महाराज की शान में इसी मौके के लिए कासीदे कहे थे, मगर उपस्थित लोगों के चेहरों से उनके दिलों में जोश खाता हुआ संगीत प्रेम देखकर महाराज ने गाना शुरू करने का हुक्म कर दिया। तबले पर थाप पड़ी। शाजिंदों ने सुर मिलाया। नींद से झपकती हुई आंखें खुल गई और गाना शुरू हो गया। उस शाही महफिल में रात भर मीठे मीठे गानों की बौछार होती रही। पीलू और पीरज, देश और विभाग के मद भरे झोंके चलते रहे। सुंदरी
लड़कियों ने बारी बारी से अपना कमाल दिखाया। किसी की नाच भरी अदाएं दिलों में खूब कर गई, किसी का थिरकना कत्लेआम कर गया, किसी की रसीली तानों पर वाह वाह मच गई। ऐसी तबीयत बहुत कम थी जिन्होंने सच्चाई के साथ गाने का पवित्र आनंद न उठाया हो। 4 बजे होंगे श्यामा की बारी आई तो उपस्थित लोग संभल बैठे। चाव के मारे लोग आगे खिसकने लगे। खुमारी से भरी हुई आंखें चौंक पड़ी। वृंदा महफिल में आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर लोग हैरत में आ गए। उसके शरीर पर न आबदार गहने थे, खुश रंग भड़कीली पेशवाज। वह सिर्फ एक गेरुए रंग की साड़ी पहने हुए थी। जिस तरह गुलाब की पंखुड़ियों पर डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरण चमकती है, उसी तरह उसके गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट झलकती थी। उसका आडंबर से मुक्त सौंदर्य अपने प्राकृतिक वैभव की शान दिखा रहा था। असली सौंदर्य बनाव श्रृंगार का मोहताज नहीं होता। प्रकृति के दर्शन से उसके आत्मा को जो आनंद प्राप्त होता है वह सजे हुए बगीचों की सैर से मुमकिन नहीं। वृंदा ने गाना गाया। यह गीत इससे पहले भी लोगों ने सुना था, मगर इस वक्त का सा असर कभी दिलों पर नहीं हुआ था। किसी के सब दिन बराबर नहीं जाते, यह कहावत रोज़ सुनते थे। आज उसका मतलब समझ आया। किसी रईस को वह दिन याद आया जब खुद उसके सिर पर ताजा था। आज वह किसी का गुलाम है। किसी को अपने बचपन की लाड प्यार की गोद याद आई, किसी को वह जमाना याद आया जब वह जीवन के मोहक सपने देख रहा था, मगर अफसोस अब वह सपना तितर बितर हो गया। वृंदा भी बीते हुए दिनों को याद करने लगी। एक दिन वह था कि उसके दरवाजे पर अताइयों और गाने वालों की भीड़ रहती थी और खुशियों की, और आज इसके आगे वृंदा कुछ सोच न सकी। दोनों हालतों का मुकाबला बहुत दिल तोड़ने वाला था, निराशा से भर देने वाला। उसकी आवाज़ भारी हो गई और रोने से गला बैठ गया। महाराजा रणजीत सिंह श्यामा के तर्ज व अंदाज को गौर से देख रहे थे। उनकी तेज निगाहें उसके दिल में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लोग अचंभे में पड़े हुए थे कि क्यों उनकी जबान से तारीफ और कद्रदानी की एक बात भी न निकली। वह खुश नहीं थे, वह ख्याल में डूबे हुए थे। उन्हें हुलिये से साफ पता चल रहा था कि यह औरत हरगिज अपनी अदाओं को बेचने वाली औरत नहीं है। यकायक वह उठ खड़े हुए और बोले, श्यामा, बृहस्पति को मैं फिर तुम्हारा गाना सुनूंगा। वृंदा के चले जाने के बाद उसका फूल सा बच्चा राजा उठा और आंखें मलता हुआ बोला, अम्मा कहाँ हैं? प्रेम सिंह ने उसे गोद में लेकर कहा, अम्मा मिठाई लेने गई है। राजा खुश हो गया। बाहर जाके लड़कों के साथ खेलने लगा, मगर कुछ देर के बाद फिर बोला, अम्मा मिठाई। प्रेम सिंह ने मिठाई लाकर दी, मगर राजा रो रो कर कहता रहा, अम्मा मिठाई। वह शायद समझ गया था कि अम्मा की मिठाई इस मिठाई से ज़्यादा मीठी होगी। आखिर प्रेम सिंह ने उसे कंधे पर चढ़ा लिया और दोपहर तक खेतों में घूमता रहा। राजा कुछ देर चुप रहता, फिर चौंक कर पूछने लगता, अम्मा कहाँ हैं? बूढ़े सिपाही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बच्चे के पास से एक पल को कहीं न जाता और उसे बातों में लगाया रहता कि वह फिर न पूछ बैठे, अम्मा कहाँ हैं? बच्चों की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। राजा कई दिनों तक बेकार रहा। आखिर धीरे धीरे माँ की याद उसके दिल से मिट गई। इस तरह 3 महीने गुजर गए। एक रोज़ शाम के वक्त राजा अपने दरवाजे पर खेल रहा था। वृंदा आती दिखाई दी। राजा ने उसकी तरफ गौर से देखा, जरा झिझका, फिर दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया और बोला, अम्मा आई, अम्मा आई। वृंदा की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने राजा को गोद में उठा लिया और कलेजे से लगाकर बोली, बेटा अभी मैं नहीं आई, फिर कभी आऊँगी। राजा इसका मतलब न समझा। वह उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ घर की तरफ चला। माँ की ममता वृंदा को दरवाजे तक ले गई, मगर चौखट से आगे न ले जा सकी।
राजा ने बहुत खींचा मगर वह आगे नहीं बढ़ी। तब राजा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए, उसके होंठ फैल गए और वह रोने लगा। प्रेम सिंह उसका रोना सुनकर बाहर निकल आया। देखा तो वृंदा खड़ी है। चौंक कर बोला, वृंदा, मगर वृंदा कुछ जवाब न दे सकी। प्रेम सिंह ने फिर कहा, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। अब तक कहाँ थी? वृंदा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैं अंदर नहीं आऊँगी। प्रेम सिंह ने कहा, आओ आओ, अपने बूढ़े बाप की बातों का बुरा ना मानो। वृंदा कहती है, नहीं दादा, मैं अंदर कदम नहीं रख सकती। प्रेम सिंह कहते हैं, क्यों? वृंदा कहती है, कभी बताऊंगी। मैं तुम्हारे पास वह तेगा लेने आई हूँ। प्रेम सिंह ने अचरज में आकर पूछा, उसे लेकर क्या करोगी? वृंदा कहती है, अपनी बेइज्जती का बदला लूँगी। प्रेम सिंह ने पूछा, किससे? रंजीत सिंह से। प्रेम सिंह जमीन पर बैठ गया और वृंदा की बातों पर गौर करने लगा। फिर बोला, वृंदा, तुम्हें मौका क्यों कर मिलेगा? वृंदा कहती है, कभी कभी धूल के साथ उड़कर चींटी आसमान तक पहुंच सकती है। प्रेम सिंह कहते हैं, मगर बकरी शेर से क्यों कर लड़ेगी? वृंदा कहती है, इस तेगे की मदद से। प्रेम सिंह फिर पूछते हैं, इस तेगे ने कभी छिपकर खून नहीं किया। वृंदा कहती है, दादा, यह विक्रमादित्य का तेगा है, इसने हमेशा दुखियारों की मदद की है। प्रेम सिंह ने तेगा लाकर वृंदा के हाथ में रख दिया। वृंदा उसे पहलू में छिपाकर जिस तरह से आई थी उसी तरह से चली गई। सूरज डूब गया था। पश्चिम के क्षितिज में रोशनी का कुछ कुछ निशान बाकी था और भैंसें अपने बछड़े को देखने के लिए चारागाहों से दौड़ती हुई आवाज़ से मिमियाती चली आती थी और वृंदा को रोता छोड़कर शाम के अंधेरे डरावने जंगल की तरफ जा रही थी। बृहस्पति का दिन था। रात के 10 बज चुके हैं। महाराजा रंजीत सिंह अपने विलास भवन में शोभायमान हो रहे हैं। एक रात बत्तियों वाला झाड़ रोशन है, मानो दीपक सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ शबनम का घूंघट मुंह पर डाले हुए अपने रूम में गर्व में खोई हुई है। महाराजा साहब के सामने वृंदा गेरुए रंग की साड़ी पहने बैठी थी। उसके हाथ में एक बीन है, उसी पर वह एक लुभावना गीत अलाप रही है। सुनकर बहुत खुश हुआ। महाराज बोले, श्यामा, मैं तुम्हारा गाना सुनकर बहुत खुश हुआ। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? श्यामा ने एक विशेष भाव से सिर झुकाकर कहा, हुजूर के अख्तियार में सब कुछ है। रणजीत सिंह कहते हैं, जागीर लोगी? श्यामा कहती, ऐसी चीज़ दीजिए जिससे आपका नाम हो जाए। महाराजा ने वृंदा की तरफ गौर से देखा। उसकी सादगी कह रही थी कि वह धन दौलत को कुछ नहीं समझती। उसकी दृष्टि की पवित्रता और चेहरे की गंभीरता साफ बता रही है कि वह एक गाने वाली नहीं है जो अपनी अदाओं को बेचती है। फिर पूछा, कोहिनूर लोगी? श्यामा कहती, वह हुजूर के ताज में अधिक सुशोभित है। महाराज ने आश्चर्य में पढ़कर कहा, तुम खुद मांगो। श्यामा कहती है, मिलेगा? रंजीत सिंह कहते हैं, हाँ। श्यामा फिर कहती, मुझे इंसाफ के खून का बदला दिया जाए। महाराज रणजीत सिंह चौंक पड़े। वृंदा की तरफ फिर गौर से देखा और सोचने लगे, इसका क्या मतलब है? इंसाफ तो खून का प्यासा नहीं होता। यह औरत जरूर किसी जालिम रईस या राजा की सताई हुई है। क्या अजब है कि उसका पति कहीं का राजा हो। जरूर ऐसा ही है, उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। इंसाफ को खून की प्यास इसी हालत में होती है। इसी वक्त इंसाफ खूंखार जानवर का हो जाता है। मैंने वायदा किया कि वह जो मांगेगी वह दूंगा। उसने एक बेशकीमती चीज़ मांगी है, इंसाफ के खून का बदला। वह उसे मिलना चाहिए, मगर किसका खून? राजा ने फिर पहलू बदल कर सोचा, किसका खून? यह सवाल मेरे दिल में पैदा न होना चाहिए। इंसाफ जिसका जिसका खून मांगे उसका खून मुझे देना चाहिए। इंसाफ के सामने सबका खून बराबर है, मगर इंसाफ को खून पाने का हक है, इसका फैसला कौन करेगा? बैर के बुखार से भरे हुए आदमी के हाथ में इसका फैसला नहीं होना चाहिए। अक्सर एक कड़ी बात, एक दिल जला देने वाला ताना इंसाफ के दिल में खून की प्यास पैदा कर देता है। इस दिल
जला देने वाले ताने की आग उस वक्त तक नहीं बुझती जब तक उस पर खून के छींटे न दिए जाए। मैंने जबान दे दी है तो गलती हुई। पूरी बात सुने बगैर मुझे इंसाफ के खून का बदला देने का वादा हरगिज न करना चाहिए था। इस विचारों ने राजा को कई मिनट तक अपने में खोया हुआ रखा। आखिर वह बोला, श्यामा तुम कौन हो? वृंदा कहती, एक अनाथ औरत। राजा फिर पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? वृंदा कहती है, महानगर में। रणजीत सिंह ने वृंदा को फिर गौर से देखा। कई महीने पहले रात के समय महानगर में एक भोली भाली औरत की जो तस्वीर दिल में खींची थी, वह इस औरत से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। उस वक्त आंखें इतनी बेधड़क न थी। उस वक्त आंखों में शर्म का पानी था। अब शोखी की झलक है। तब सच्चा मोती था, अब झूठा हो गया। महाराज बोले, श्यामा इंसाफ किसका खून चाहता है? वृंदा कहती है, जिसे आप दोषी ठहराए। जिस दिन हुजूर ने रात को महानगर में पड़ाव किया था, उसी रात को आपके सिपाही मुझे ज़बरदस्ती खींचकर पड़ाव पर लाए और मुझे इस काबिल नहीं रखा कि लौटकर अपने घर जा सकूं। मुझे उनकी नापाक निगाहों का निशाना बनना पड़ा। उनकी बेबाक ज़बानों ने, उनके शर्मनाक इशारों ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। आप वहाँ मौजूद थे और आपकी बेकस रैयत पर यह जुल्म किया जा रहा था। कौन मुजरिम है? इंसाफ किसका खून चाहता है? इसका फैसला आप करें। रणजीत सिंह जमीन पर आंखें गड़ाए सुनते रहे। वृंदा ने जरा दम लेकर फिर कहना शुरू किया, मैं विधवा स्त्री हूँ। मेरी इज्जत और आबरू के रखवाले आप हैं। पति वियोग के 3.5 साल मैंने तपस्विनी बनकर काटे थे, मगर आपके आदमियों ने मेरी तपस्या धूल में मिला दी। मैं इस योग्य नहीं रही कि लौटकर अपने घर जा सकूं। अपने बच्चों के लिए मेरी गोद अब नहीं खुलती। अपने बूढ़े बाप के सामने मेरी गर्दन नहीं उठती। मैं अब अपने गांव की औरतों से आंखें चुराती हूँ। मेरी इज्जत लूट गई। औरत की इज्जत कितनी कीमती चीज़ है, इसे कौन नहीं जानता। एक औरत की इज्जत के पीछे लंका का शानदार राज्य मिट गया। एक ही औरत की इज्जत के लिए कौरव वंश का नाश हो गया। औरतों की इज्जत के लिए हमेशा खून की नदियाँ बही हैं और राज्य उलट गए हैं। मेरी इज्जत आपके आदमियों ने ली है। इसका जवाब दे, कौन है? इंसाफ किसका खून चाहता है? इसका फैसला आप करें। वृंदा का चेहरा लाल हो गया। महाराजा रणजीत सिंह एक गंवार देहाती औरत का यह हौसला, यह ख्याल और जोशीली बात सुनकर सकते में आ गए। कांच का टुकड़ा टूटकर तेज धारा वाला छुरा हो जाता है, वही कैफियत इंसान के टूटे हुए दिल की है। आखिर महाराज ने ठंडी सांस ली।